गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 7 अभ्यास प्रश्न। पाठ का नाम है परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को हम आज यहाँ पे हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? तो यह प्रक्रिया कौन सी है? यह प्रक्रिया है अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा संग्रहित होते हैं। प्रश्न नंबर दो है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन अपने कार्य संपन्न करती है? तो पवन अपने कार्य मरुस्थलीय क्षेत्र में संपन्न करती है। प्रश्न नंबर 3 है, मृदा को उपजाऊ बनाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है ह्यूमस। ह्यूमस ऐसा तत्व है जो मृदा को उपजाऊ बनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे हम कौन सा अपक्षय कहते हैं? तो उसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। फिर दूसरा है कि असमतल धरातल के समतल होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो असमतल धरातल के समतल होने की क्रिया को हम तल संतुलन कहते हैं। फिर तीसरा, हिमानी जो कंकड़ पत्थर रेत आदि जमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो हिमानी जो कंकड़ पत्थर रेत आदि जमा करती है उसे हम हिमोड़ कहते हैं। फिर अगला है कि नदी के निक्षेपण से किस झील का निर्माण होता है? तो नदी के निक्षेपण से गोखुर झील का निर्माण होता है। पांचवा, भारत में उड़ीसा के तट पर लैगून झील का उत्तम उदाहरण कौन सी झील है? तो इसका उत्तम उदाहरण है चिल्का झील। आइए इन सभी के उत्तर हम आगे आपको लिख रहे हैं। सभी रिक्त स्थानों के उत्तर यहाँ पे हमने आपको दे दिए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, नदी के 3 कार्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर है अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। नदी के 3 कार्य हैं। अगला प्रश्न है, नदी की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो नदी की 3 अवस्थाएं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था होती है। अगला प्रश्न है, ज्वारनद मुख या एस्चुअरी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है स्थिर स्थलाकृति को ज्वारनद मुख या एस्चुअरी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, गीजर किसे कहते हैं? तो भूगर्भिक गर्मी से जिस गर्म जल स्रोतों का जल बड़े वेग से गुब्बारे की भांति बाहर फूट पड़ता है उसे गीजर कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, यारदांग कौन बनाता है? तो पवन अपर्दन से यारदांग की आकृति बनती है। फिर अगला प्रश्न है, लैगून किसे कहते हैं? तो खारे जल की भरी हुई समुद्र तटीय झील को लैगून कहते हैं। अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न, मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। तो मृदा निर्माण के प्रमुख चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन क्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में सहायक कारकों में मुख्य हैं मूल चट्टानें, धरातली बनावट, जलवायु, समय एवं वनस्पति व जीव जंतु। प्रश्न नंबर 2, अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो आइए चलते हैं उत्तर की ओर। तो अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन अपने मूल स्थानों पर ही होता है। अपक्षय 3 प्रकार से होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अगला प्रश्न है, निम्नीकरण और अधिवृद्धि में अंतर बताइए। तो उत्तर है, अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों को घिसकर, खुरचकर या काटकर उनको उनके मूल स्थान से हटा दिया जाता है। इनसे हमें ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे होते जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम निम्नीकरण कहते हैं। और निचले स्थानों या गड्ढों में अपर्दित पदार्थों के जमा होते रहने को निक्षेपण कहते हैं। अपर्दित पदार्थों को जैसे जैसे भरता जाता है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और इस प्रक्रिया को हम अधिवृद्धि कहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, के अपर्दन कार्य का लक्ष्य अपने आधार तल पर तक पहुंचना होता है। इस झील या समुद्र के तल को जिसमें वह गिरती है नदी अपर्दन का आधार तल कहते हैं। नदी अपघटन घाटी को गहरा और किनारों पर चौड़ा करती है, जिससे भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, हिमोड़ किसे कहते हैं? उनके प्रकारों के नाम लिखिए। तो जब हिमानी पिघलती है अथवा पिघलकर पीछे हटती है, तब वह अपने साथ लाए पदार्थों की घाटी के विभिन्न भागों में जमा कर देती है। इस प्रकार के निक्षेपित पदार्थों को हम हिमोड़ कहते हैं। घाटी के स्थिति के आधार पर हिमोड़ 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अंतस्थ हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़ तथा तलस्थ हिमोड़। ये हिमोड़ के 4 प्रकार हैं। अब अगला प्रश्न है, भूमिगत जल स्तर किसे कहते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल स्तर किसे कहते हैं? तो धरातल पर बरसने वाले वर्षा जल का कुछ जल रिस कर भूमि में चला जाता है। भूमिगत जल का वह तल जिसके नीचे चट्टानें जल में पूरी तरह भरी हुई होती हैं, वह भूमिगत जल कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, तल संतुलन की प्रक्रिया को समझाइए। तो परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती हैं। इसे ही तल संतुलन कहते हैं, जिसमें नदियाँ, हिमानियाँ, पवन, भूमिगत जल, समुद्री लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारक हैं। तल संतुलन के कार्य को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। चट्टानों को दिया जाता है, इससे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे होते हैं। इस प्रक्रिया को हम निम्नीकरण कहते हैं। निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अपर्दित पदार्थों के जमा होते रहने से इसको निक्षेपण कहते हैं, और अपर्दित पदार्थ गड्ढों में जैसे जैसे भरता जाता है इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को हम उच्चयन अधिवृद्धिकरण कहते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन के कारण तथा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर है, मृदा अपरदन प्राकृतिक शक्तियाँ या मानवीय क्रियाओं के द्वारा मृदा के अपरदन को हटाने, मृदा के आवरण को हटाने या नष्ट करने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के मुख्य 3 कारण: पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई एवं मानव द्वारा वनों का अंधाधुंध कटाई के कारण भूमि से वनस्पति का आवरण हट जाता है, और तेज वर्षा, तेज पवन द्वारा मृदा की ऊपरी परत के मृदा कण, जो मानव व जीव जंतुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बह कर एवं उड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग एवं अत्यधिक सिंचाई के कारण भी मृदा का अपरदन होता है। अतः मृदा अपरदन के मुख्य कारण मानव, जीव जंतु और प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। मृदा संरक्षण के उपाय। तो मृदा संरक्षण के उपाय इस प्रकार हैं। मृदा को संरक्षित करने के लिए हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं। वृक्षों की जड़ें मृदा पदार्थों को बांधे रखती हैं। वृक्षों की सड़ी गली पत्तियां मृदा को उपजाऊ बनाती हैं, इसलिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। फिर है, नदी ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण का प्रमुख उपाय है। इसके द्वारा मरुस्थलों के विस्तार को रोका जा सकता है। फिर अगला है भूमि उद्धार। जल द्वारा बनी उबड़ खाबड़ भूमियों को समतल बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पवन अपरदन किस प्रकार होता है? पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो पवन अपरदन का कार्य अपवाहन, सन्निघर्षण एवं अपघर्षण के रूप में संपन्न होता है। अपवाहन क्रिया में पवन चट्टान कणों को उड़ाकर ले जाता है। सन्निघर्षण क्रिया में पवन में उड़ते कण आपस में परस्पर टकराते हैं एवं विखंडित हो जाते हैं। अपघर्षण
क्रिया में रेत कणों युक्त पवन चट्टानों को रगड़ रगड़ कर घिसता है। पवन अपर्दन के फलस्वरूप छत्रक, बालू के टीले, यारदंग आदि की आकृतियाँ बनती हैं। छत्रक रेत के कणों से मुक्त पवन चट्टानों से टकराता है और अपघर्षण क्रिया के फलस्वरूप चट्टान के मध्य एवं नीचे का भाग घिस जाता है और चट्टान की आकृति एक छत्रक के समान हो जाती है। जहाँ पवन चारों दिशाओं में बहती है वहाँ इनका निर्माण होता है। अगला है बालू के टीले। बालू मिश्रित पवन के मार्ग में अवरोध आने पर बालू के ढेर टीलों के रूप में निर्मित होते हैं। ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। इनका निर्माण एक ही दिशा में चलने वाली पवन से होता है। अगला प्रश्न है, हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। तो खिसकती हुई हिम राशि को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। उत्पत्ति क्षेत्रों तथा स्थिति के आधार पर हिमानियाँ दो वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। पहला, महाद्वीपीय हिमानी। हिमाच्छादित बड़े क्षेत्रों को महाद्वीपीय हिमानी कहते हैं। ऐसी हिमानियाँ ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। दूसरा है घाटी हिमानी। ऊंचे पर्वतीय भागों में हिमराशि किसी घाटी में खिसकने लगती है तो ऐसी हिमानी को हम घाटी हिमानी या पर्वतीय हिमानी कहते हैं। जैसे भारत की सबसे लंबी हिमानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सियाचिन हिमानी या ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल के कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो भूमिगत जल के अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण प्रमुख कार्य हैं। भूमिगत जल अपना कार्य विशेष रूप से चूना प्रदेशों में पूरा करता है। चूने का पत्थर एक ऐसी चट्टान है जो वर्षा जल में आसानी से घुल जाती है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तली जल भूमि में प्रवेश कर बहता है। वहाँ चट्टानों में अपर्दन कार्य पूरा होता है। धरातल के ऊपर निर्मित आकृतियों में घोल रंध्र और विल रंध्र प्रमुख हैं। धरातल के नीचे बनने वाली स्थलाकृतियाँ कंदराएँ, स्टेलेग्माइट इसे हम पाताली स्तंभ कहते हैं, प्रमुख हैं। ये आकृतियाँ चूना मिश्रित जल के निरंतर टपकने से बनती हैं। जल अंश के बह जाने पर चूना जमता जाता है और एक स्तंभ का आकार ले लेता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की लहरें किस तरह अपर्दन और निक्षेपण का कार्य करती हैं? तो समुद्र का जल कभी शांत नहीं रहता। वह लहरें धाराओं और ज्वार भाटा के रूप में लहरें समुद्र चट्टानों पर प्रहार करती रहती हैं। अपर्दन के इस के साथ समुद्र की कंपन करती है बीच। इस तरह से हमने आज से चैप्टर 7 कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए को लाइक में शेयर करें।